Hello everyone, welcome to today's session. आज है हमारी LT क्लास 38 और आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है आपका यूनिट 5 का एक टॉपिक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये भी आपका एक टॉपिक यूनिट 5 में दिया हुआ है। बिसाइड्स द ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने NCERT और जो आपके कमीशंस वगैरह दिए गए थे जैसे मुतालिया कमीशन, कोठारी कमीशन वगैरह, इन सब के अलावा आपका एक टॉपिक ये भी है, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा यूनिट 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में बता देती हूँ। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? विद्यालय प्रशासन का मतलब है शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो स्कूल के संसाधन है, स्कूल के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनके पास बिल्डिंग है, क्लासेस है, लेबोरेटरीज है, प्लेग्राउंड है, ठीक है, और लाइब्रेरीज वगैरह है। और साथ ही साथ क्या है, अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो उनके पास टीचर्स हैं, बाकी सारे जो आपके काम होते हैं स्कूल के उनको कंडक्ट करने के लिए भी अलग से स्टाफ है। तो मानवीय और भौतिक यानी फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से कैसे वो यूज कर सकते हैं अपने गोल्स, जो उनके एजुकेशन गोल्स है, उनको प्राप्त करने के लिए, ये आपका किस में आ जाएगा? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपकी जो प्लानिंग वगैरह चीजें हुई, ठीक है, क्या प्लान करना है, क्या बनाना है, ठीक है, ये सारी चीजें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। अगर हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करें, हायर स्टडीज के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, ट्राई करो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का LPU नेस्ट एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू ना सिर्फ आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अपने फेवरेट कोर्स के ऊपर 60, 70 बल्कि 100% तक की स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इस टेस्ट में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे स्कॉलरशिप अवेल करनी है, इसको मैंने डिटेल डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो लिंक पर क्लिक करो और इस वीडियो में सारी डिटेल्स चेक करो। गो फॉर इट। तो ये एग्जीक्यूशन है। आपने यहाँ पर क्या किया? आपने पूरा प्लान बना लिया, आपने एनुअल पूरा कैलेंडर तैयार कर लिया, आपको किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटीज करवानी है वो सारी चीजें कर ली, क्या यहाँ पर पूरे साल भर में होने वाला है। लेकिन उसके बाद अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी। तो जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उसको कौन देखता है? स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन। ठीक है, ये निष्पादन और परिचालन का हिस्सा है, ये बताता है कैसे करना है। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा था? क्या करना है, ठीक है, हमें करना क्या है, हमारा वर्क फ्लो क्या होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं उसे कैसे करना है, उसे मैनेज कर रहे हैं। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, स्कूल मैनेजमेंट को कई जगह आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, जब हम किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या कर रहा है? वहां पर इम्प्लीमेंटेशन देख रहा है कि यहाँ पर प्लानिंग कैसे होगी, कैसे हम रिसोर्सेज को कंट्रोल करेंगे, कैसे उन्हें डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें कौन देखेगा? एजुकेशन मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे यहाँ पर MCQs। तो पहला है आपका, एजुकेशनल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद टीचिंग ओनली, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, डिसिप्लिन ओनली, एग्जामिनेशन सिस्टम। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट जैसा कि मैंने कहा इसमें सभी कुछ आ जाएगा। इसमें आप प्लानिंग भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्टिंग भी कर रहे हैं और कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं। जब हम थोड़ा सा इसे बड़े लेवल पे देखते हैं तो कई जगह जो है इस एजुकेशनल मैनेजमेंट को, जो शैक्षिक प्रबंधन है, उसको थोड़े बड़े लेवल पे अगर आप चेक करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें जो है इंक्लूड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द हेड ऑफ अ स्कूल इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो स्कूल का हेड होता है या तो वो क्या होंगे? प्रिंसिपल होंगे, ठीक है, या फिर जो आपके हेडमास्टर कह सकते हैं जब हम प्राइमरी स्कूल्स वगैरह की बात करते हैं। तो देखो, फाइनेंशियल ऑडिट ओनली, क्लासरूम टीचिंग ओनली, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप या लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो जो स्कूल के हेड होते हैं वो सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो यानी कि एकेडमिक में आपका सभी कुछ आ जाएगा, सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगे पढ़ाई लिखाई वगैरह से संबंधित। और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप यानी जो प्रशासनिक यहाँ नेतृत्व है वो उन्हें संभालना है। स्कूल की ओवरऑल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी एक्टिविटी स्कूल में हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपके स्कूल हेड की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन एजुकेशनल प्लानिंग। तो आपका शैक्षिक योजना में प्रथम चरण क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, बजटिंग। भाई देखो, कोई भी आप प्लानिंग करोगे तो सबसे पहले आपको क्या निर्धारित करना होता है? उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं। हम टीचिंग में भी पढ़ते हुए आए हैं, जब आप लेसन प्लान तैयार करते हो सबसे पहले आप क्या करते हो? इस लेसन को पढ़ाने के उद्देश्य क्या होंगे, सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करते हो। तो यहाँ पर भी जो प्लानिंग का फर्स्ट आपका स्टेप होगा वो होगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे अपने एजुकेशनल प्लानिंग का, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें अलग अलग चीजें आती हैं लेवल। फिर देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन इन स्कूल मैनेजमेंट मीन्स
विद्यालय प्रबंधन में विकेंद्रीकरण का अर्थ है। अब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा समझो। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सारी पावर एक जगह केंद्र पर है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है आपने थोड़ी थोड़ी पावर्स अपने यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स को दे दी, तो वो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। यानी ऐसा नहीं कि सारे डिसीजन आप ही को लेने, आपने कुछ कुछ पावर जो है अलग अलग हेड्स बना रखे हैं, उनको दे रखी है। तो यहाँ पर जो अपने एरिया में या अपने जो भी उनके उसमें आ रहे हैं, पावर में आ रही हैं चीजें, उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग की जो उनकी अथॉरिटी है हो जाती है, जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्कूल मैनेजमेंट के टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, पावर टॉप पर ही कंसंट्रेटेड है, नहीं, ये किस में होता है, सेंट्रलाइजेशन में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, यही आंसर सही है, फिर भी और देख लेते हैं। नो रूल्स, कोई नियम नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं कि नियम नहीं, नियम तो बनेंगे ही बनेंगे, या सिर्फ टीचर का डोमिनेंस है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, आपने क्या किया, आपने अपने अधिकारों का वितरण कर दिया, कुछ कुछ अधिकार आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिए। ठीक है, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। फिर स्कूल टाइम टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विद्यालय समय सारणी किसका उदाहरण है, सुपरविजन, प्लानिंग, मोटिवेशन, इवैल्यूएशन। भाई आराम से समझ में आ रहा है कि स्कूल में आपका क्या होगा, प्लानिंग का हिस्सा होगा। टाइम टेबल बनाने का मतलब क्या है, कौन टीचर किस टाइम से अपने किस कौन सी क्लास में जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने जाएगा, वो जब आप निर्धारित कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग कर दी है। तो ये आपका क्या है, प्लानिंग है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सुपरविजन इन स्कूल एम्स एट, विद्यालय में पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है। अब देखो यहाँ पे हमारे दो टर्म आते हैं, पहला है सुपरविजन और दूसरा है इंस्पेक्शन, और इन दोनों में हमें थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए, तो इसको एक बार चेक कर लो। तो देखो इंस्पेक्शन क्या होता है, ट्रेडिशनली कहें हम इसे तो ये फॉल्ट फाइंडिंग है। इंस्पेक्शन क्या होता है, छापा मारना होता है ना, कि आपके भाई स्कूल चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, अचानक से कोई बड़े अफसर आ गए और वो चेक करने आ गए कि यहाँ पर सब चीज सही से चल रही है, नियम फॉलो हो रहे हैं, कोई गलती तो नहीं है, कोई लूपहोल तो नहीं है, सब लोग अपना काम करने में लग जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, वो तो खड़े ही इसलिए हैं कि वो कोई गलती निकालें जिसका आपको फिर या तो दंड भोगना पड़ेगा या जुर्माना लगेगा या जो भी होगा। ठीक है, तो इंस्पेक्शन क्या है, उसका मेन फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस है। मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो कमियां देखने आए हैं कि यहाँ पर कहाँ कमियां हैं या कहाँ रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। सुपरविजन क्या है, सुपरविजन बेसिकली है मॉडर्न डेमोक्रेटिक और क्रिएटिव प्रोसेस है। यहाँ पर इसका जो एम, जो लक्ष्य होता है वो ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट होता है। सुपरविजन करना मतलब पर्यवेक्षण कर रहे हो आप यहाँ पर कि चीजें सब सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही है तो आप क्या करोगे, वो हेल्प ही करोगे। सुपरवाइज करने का मतलब क्या है, आप वहां पर हेल्प करके बता दे रहे हो कि नहीं ये काम ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हो। आप गलतियां निकालने नहीं आए हो, उसको पनिश करने नहीं आए हो, आप यहाँ पर प्रोसेस को इंप्रूव करने आए हो। ठीक है, तो सुपरविजन जो है, पर्यवेक्षण जिसे हम कहते हैं, आधुनिक लोकतांत्रिक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दोष खोजना जो है वो इसका लक्ष्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि सुपरविजन इन स्कूल एम्स एट, विद्यालय में पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है, पनिशमेंट, फॉल्ट फाइंडिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन आर रिलेटेड टू, निरीक्षण और पर्यवेक्षण किससे संबंधित है, क्वालिटी कंट्रोल इन एजुकेशन, प्लेग्राउंड मैनेजमेंट, मिड डे मील ओनली, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। भाई यहाँ पे तो एक एक पक्ष को पकड़ रखा है, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो होगा ही नहीं, मिड डे मील भी नहीं, प्लेग्राउंड मैनेजमेंट भी नहीं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअली केवल इन एस्पेक्ट्स का इंस्पेक्शन हो जाए या इनको सुपरवाइज किया जाए, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इंस्पेक्शन और सुपरविजन किससे रिलेटेड है, क्वालिटी कंट्रोल से। क्योंकि दोनों से ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गुणवत्ता ही तो लेकर आ रहे हैं। चाहे हम सुपरविजन की बात करें चाहे हम इंस्पेक्शन की बात करें, हम दोनों के माध्यम से शिक्षा में क्या लेकर आ रहे हैं, गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका द टर्म पोस्ट कॉर्प वॉज गिवन बाय, भाई इंपॉर्टेंट है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जब पढ़ रहे हो तो कुछ नाम आपको पता होने चाहिए, और साथ ही साथ आपको पोस्ट कॉर्प टर्म जो कि एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन मतलब क्या होता है, इसमें हर आपका जो टर्म है किसी ना किसी चीज को, टर्म या अल्फाबेट कह लीजिए, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ना किसी
आपके टर्म को या फंक्शन को। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो इन्होंने क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि पोस्ट कॉप जो है वो दिया किसने था, FW टेलर, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक या एल्टन मायो। तो इसका सही आंसर है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक का दिया हुआ है पोस्ट कॉप। अब एक बार जरा पोस्ट कॉप को देख लो, P फॉर प्लानिंग, योजना बनाना, ठीक है। ये आपका मतलब इस तरीके से एब्रीविएशन है जिसमें आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है, ठीक है, वो आपका इसमें समाहित है कि क्या करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया प्लानिंग, फिर आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या आ गया आपका, स्टाफिंग, ठीक है। पहले आपने प्लान बनाया, अब आपने संगठित किया, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, चीजें क्या है, अब आप पूरा उसको क्या कर रहे हो, आप अपने दिमाग में फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हो। अब स्टाफिंग किस किस चीज की आपको जरूरत है, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, आपने स्टाफिंग करी, आपने ह्यूमन रिसोर्स, आपने नियुक्तियां की, फिर डायरेक्टिंग। अब जो प्लान आपने तैयार किया है, जब आप उनको ऐसे बताएंगे कि आपको ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये जो आप दे रहे हो ये निर्देशन है, डायरेक्शन है कि किसको क्या काम करना है, वो जब आप बता रहे हैं तो दैट इज डायरेक्टिंग। फिर है कोऑर्डिनेटिंग। अब ये जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये जितने भी काम आप करवा रहे हो, इन्हें समन्वित तरीके से काम कराना पड़ेगा, तभी तो आप अपना जो एक गोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो गोल होता है, जो भी उसमें लोग काम कर रहे होते हैं, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें या विद्यालय की बात करें, वहां पर हमारा लक्ष्य क्या है, वहां पर हमारा लक्ष्य है जो स्टूडेंट है उसके अंदर डिजायरेबल चेंज लेकर आना, हमें उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो पूरा जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसके लिए काम कर रहा है, जो भी हमारा पूरा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, वो सब इसी गोल पर काम कर रहे हैं कि हमें बच्चे के अंदर डिजायरेबल चेंजेस लेकर आना है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सब समन्वय के साथ काम करेंगे, तब जाके आप अपना गोल जो है वो अचीव कर पाएंगे। फिर होती है रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग, और उसके बाद होता है बजटिंग, ठीक है। आप रिपोर्ट बनाएंगे और इसके बाद आपका जो बजट है वो इस पूरे प्रोसेस में कितना लगेगा, ये आप प्लानिंग वाले फेज में चल रहा है ना, ये आपको देखना है। तो ये आपका इस तरीके से पोस्ट कॉप कंडक्ट होता है। अब देखिए, अब इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, द एस इन पोस्ट कॉप मीन्स, पोस्ट कॉप में एस का अर्थ क्या है, सुपरविजन, स्टाफिंग, सिस्टम या स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर पोस्ट कॉप में जो आपका एस का अर्थ है वो क्या है, स्टाफिंग, कार्मिकों की नियुक्ति करना। फिर है आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखो स्कूल मैनेजमेंट जो है आपका, उसके भी टाइप्स होते हैं, या स्कूल लीडरशिप भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि स्कूल में जो हेड होते हैं, जो लीडरशिप होती है, जो नेतृत्व होता है, वो किस किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए, सेंट्रलाइज पावर, डिसीजन मेकिंग थ्रू कंसल्टेशन, मिनिमम इंटरफेरेंस बाय द लीडर या स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी। हमें डेमोक्रेटिक स्टाइल के बारे में पूछा गया है। एक बार पहले हम समझ लेते हैं कि जो स्कूल मैनेजमेंट के टाइप्स हैं वो यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहला आपका जो डेमोक्रेटिक आ रहा है, जिसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं, ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब जो स्कूल का हेड है, ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजंस वो खुद ही ले रहे हैं, वो मीटिंग बुलाते हैं, सबके आइडियाज लेते हैं, सुनते हैं, यानी सब डिसीजन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी भागीदारी कर रहे हैं। और इवन के उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी जो है सबको बांटे हुए हैं, सब अपनी अपनी राय देते हैं। इसके बाद एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है कि क्या आपके स्कूल के, आपके स्टूडेंट्स के हित में रहेगा। दैट इज योर डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट टाइप, ठीक है। इन्वॉल्व टीचर्स एंड स्टाफ एंड डिसीजन मेकिंग। जब हम ऑटोक्रेटिक या निरंकुश की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंगल पर्सन ही, हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो है वही सर्वे सर्वा है, वो किसी की नहीं सुनेगा, वो बस अपने हिसाब से डिसीजन लेगा और ऑर्डर दे देगा कि आप ये करिए वो करिए, किसी की बात सुननी नहीं है, डिसीजन मेकिंग में कोई इनके पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो एक ही तरफ जितनी भी अथॉरिटी है ना, वो सब एक ही तरफ केंद्रीकृत है। फिर आता है लेजिस्फेयर, ठीक है, अहस्ताक्षेपी कहते हैं इसे, ठीक है, हस्तक्षेप मुक्त, हाँ हस्तक्षेप मुक्त या अहस्ताक्षेप। कंप्लीट फ्रीडम होती है स्टाफ को, कोई ऊपर से बोलने वाला नहीं है, क्या करो कैसे करो, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। लिटिल गाइडेंस मिलती है लीडर से, बहुत कम, कि अगर पूछना है तो हाँ ठीक है, बड़े साहब से जाकर पूछ लो, वो कुछ बताना चाहेंगे तो गाइड कर देंगे, अदरवाइज सब फ्री है, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पर होती है, और हमने देख रखा है कि पूर्ण स्वतंत्रता भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, स्पेशली किसी संगठन के लिए। पर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन डेमोक्रेटिक स्टाइल के लिए पूछा गया है, तो डेमोक्रेटिक स्टाइल में हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रलाइज पावर होगी, नहीं, ये ऑटोक्रेटिक में होती है। डिसीजन मेकिंग टू कंसल्टेशन, यही सही आंसर है कि क्या होगा, परामर्श, सभी का क्या लिया जाएगी, सभी की राय ली जाएगी और तब डिसीजन लिया जाएगा। मिनिमम इंटरफेरेंस भी नहीं है, ये आपका लेजिस्लेचर में आएगा। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस भी नहीं होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आपका, इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप लीडर टेक्स डिसीजन अलोन,
Decisions are taken with group participation. No rules are followed. Strict punishment is given. अगेन क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है, लेकिन कैसे और पूछा जा सकता है, हम इसे टाइप ऑफ मैनेजमेंट में भी देख सकते हैं, टाइप ऑफ लीडरशिप में भी देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर दो तरीके से इसको क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो यहाँ पर आप चेक करिए कि लीडर टेक्स डिसीजन अलोन, नहीं ये नहीं होगा, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, यहाँ पर नेतृत्व की बात हो रही है, तो डिसीजन आर टेकन विद ग्रुप पार्टिसिपेशन, समूह की सहभागिता के साथ यहाँ पर निर्णय होता है, यही आपका सही आंसर है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, अब आ गया सत्तावादी नेतृत्व की विशेषता क्या होती है, फ्रीडम टू टीचर्स, नहीं भाई फ्रीडम नहीं दी जाती है टीचर्स को, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, नहीं डेमोक्रेटिक में होता है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी, ठीक है, केंद्रीकृत अधिकार, एक ही होगा हेड जो सारे डिसीजंस लेंगे और बाकी जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या दे देंगे, ऑर्डर दे देंगे, नो सुपरविजन, ऐसा भी नहीं। नेक्स्ट है आपका, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफन अप्लाइड इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो शैक्षिक प्रशासन में अक्सर जो है आपका वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक किसे माना जाता है, तो देखो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाएगा, हेनरी फेयोल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैक्स वेबर या एल्टन मायो, तो ये है आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है आपका फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इन स्कूल मैनेजमेंट ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वाज पायनियर्ड बाय, स्कूल प्रबंधन में मानवीय संबंध दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया है, एल्टन मायो, अब्राहम मास्लो, डगलस मैकग्रॉ या विक्टर रूम, तो एल्टन मायो के द्वारा दिया गया है। ये जो है ना ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं तो ये आपको याद होने चाहिए, अब ये रटने वाले ही क्वेश्चंस है लेकिन आप याद रखिए इसे। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन, संस्थागत योजना यानी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग किस पर आधारित होनी चाहिए, केवल प्रिंसिपल के विजन पर, नीड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द स्कूल, गवर्नमेंट ऑर्डर्स ओनली या द डिमांड्स ऑफ द पेरेंट्स ओनली। तो देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग यानी किसी स्कूल में नियोजन किस तरीके से होना चाहिए, जैसी स्कूल की नीड्स है, जैसे स्कूल के पास रिसोर्सेज हैं, उसी के बेस पे तो प्लानिंग करोगे। प्लानिंग के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या आपके पास रिसोर्सेज है, कितना स्टाफ है, सारी चीजें जब पता होंगी उसी के बेसिस पे आपकी प्लानिंग होगी, तो बी आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट वाला टॉपिक था। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मैं पूरी वीडियो जो है यहाँ मेंबर्स के लिए अपलोड कर दूंगी, एक बार डाल देना, ठीक है, कमेंट्स में, ठीक है। अगर आप ये वाला टॉपिक भी देखना चाहते हैं तो इसको मैं डिटेल में मेंबर्स के लिए अपलोड कर दूंगी मेंबरशिप में, तो वहां आप इसको चेक कर सकते हैं। हमारी चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए आपको बस हमारे चैनल पर जाना है, वहां पर जहाँ सब्सक्राइब का बटन होता है उसी के बगल में ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, वो आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर। और कई सारे वीडियोस मैंने वहाँ डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, तो वहां पर आपको काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो नया बैच है उसमें लाइव क्लासेस जून से स्टार्ट हो जाएंगे, अभी इसमें आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, लेक्चर सारे कंप्लीट हैं, आप देख सकते हैं, एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, पीडीएफ हमारे कोर्सेज में मिलती हैं, इंग्लिश हिंदी सेपरेट मिलती हैं, डाउनलोड करके आप इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और जून से इसमें लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाली है, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो सब्जेक्ट के कोर्सेज है उसमें जैसे एसएसटी का कोर्स चल रहा है, एसएसटी का कोर्स भी रिकॉर्डेड आपके लिए अवेलेबल है, और साइंस की क्लासेस इस समय चल रही है, ठीक है, साइंस की लाइव क्लासेस समय चल रही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो साइंस प्लस पेपर 1 यानी कि पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका पार्ट 1 में एकेडमिक एप्टीट्यूड, जीके, रीजनिंग है, साइंस में आपका ZBC जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है, केवल साइंस चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं कोर्सेज हमारी ऐप में जाकर, हमारी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हम जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं उनकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आप इन सभी क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं। इन सब की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर अभी तक आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट पे जाना, लाइन से आपको सारी LT क्लास 1 से लेकर ये अभी 38 क्लास हो चुकी है, यहाँ तक सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने MCQ के माध्यम से यहाँ पर आपको कवर करवाएंगे। I hope you are enjoying our classes. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।